मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति मयंक में बहुत बदलाव महसूस किया। नरेंद्र मुझसे ज़्यादा अपनी भाभी नैना की बातों को तवज्जो देता था। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव तो हर देवर को होता ही है और बीबी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है, लेकिन मयंक और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नज़र नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं बल्कि दोनों के बीच इससे ज़्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति मयंक अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मयंक अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह मयंक अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने आया है। मैंने ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोला, तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी यह बात सुनते ही नरेंद्र ने दरवाज़ा खोला और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया था क्योंकि मैंने उसे देख लिया था और मैंने भी उसे एक ज़ोरदार घूंसा लगा दिया। उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, आइंदा कभी उस औरत के बारे में ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। मैं कुछ कहती कि मयंक ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और आंगन में चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही लेकिन वो मुझे देखने तक नहीं आया और सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। आधे घंटे में मैंने भी अपना सारा सामान पैक किया और सहारनपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस तरह जाने की खबर मयंक को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से सहारनपुर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई। वो मुझे लगातार कॉल कर रहा था लेकिन मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की और घर पहुंचते ही मैंने आकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और अपनी माँ को सारी बात बताकर रोने लगी। वो बोली, तूने बिल्कुल सही किया जो तू यहाँ आ गई। अब तू मयंक के पास तभी जाएगी जब मयंक उस चुड़ैल के मकान से अलग रहने की कसम खा लेगा। आखिर मयंक के पास किस चीज़ की कमी है? उसके 2 प्लाट हैं, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन रिंकी भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। रिंकी की शादी होने वाली थी, 5 महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब वो भी ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई मोहित अपनी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर भी परेशान हो गया। रिंकी ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाने के दौरान मैंने अपना फ़ोन ऑन किया ही था कि मयंक का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो वो गुस्से में बोली, तू फ़ोन मुझे दे, मैं उस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने मयंक का फ़ोन रिसीव किया तो मयंक ने कहा, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा।
मयंक की यह धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों नहीं आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर के उसके साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगी। इस बात के 3 महीने गुजर चुके थे। मैं मयंक का इंतज़ार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फ़ोन का इंतज़ार करती, लेकिन 3 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि मयंक मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे ज़रूरत भी क्या है। मैं मयंक को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी। मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी बहन की शादी आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। रिंकी की शादी को अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि रिंकी की शादी के बाद वो मेरी ससुराल जाकर मयंक से फाइनल करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए जैसे तैसे रिंकी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 5 महीने का वक्त गुजर चुका था। रिंकी की शादी में केवल 10 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने मयंक को कॉल मिलाया और बोली, मयंक तुम शादी में नहीं आओगे? मयंक ने कहा, 4 तारीख को रिंकी की शादी है। मयंक ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड ही पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। मयंक ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर मुझे दामाद समझते तो ज़रूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मयंक ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन पहुँच जाऊँगा। रिंकी की शादी की सुबह उठकर मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली। यह साड़ी मुझे मयंक ने ही गिफ्ट दी थी। उसे यह साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि मयंक दोपहर तक आ जाएगा और बारात जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह ही मयंक को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो मयंक आया और ना ही उसकी कोई कॉल आई। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक रिंकी खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों के पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वालों को लग रहा था कि मैं रिंकी की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझसे बेहद नाराज़ हुई और बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय न निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर। तेरे पापा को यह बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया। मैं दिन भर मयंक को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन अब भी स्विच ऑफ ही था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब मयंक की ओर से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी।
मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और मयंक का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मयंक का ही फ़ोन था। मैंने फ़ोन झट से उठाया। उधर मयंक की आवाज़ आई तो वो रोते हुए बोला, सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बच सकता है। मयंक ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर मयंक फिर से रोने लगा। मैंने कहा, मयंक क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मयंक ने कहा, परसों देर रात भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर ही डेथ हो गई और भाभी अभी भी हॉस्पिटल में है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन कटने के बाद मैंने घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मातम पसर गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले मयंक के भैया और भाभी से नफ़रत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफ़रत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे भाई को बुलाया और गाड़ी बुक करने के लिए कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को बच्चा नहीं हो रहा था। तमाम तरह वे इलाज करवाने के बाद अलग अलग मंदिरों में मन्नत के लिए जा रहे थे। 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी बालाजी दर्शन के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही ख़त्म हो गए और कल उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। मयंक सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते वक्त हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर मयंक का बर्ताव भी बदल गया था। वो फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगे थे। मुझे हॉस्पिटल में रहते 1 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर हो चुका था। इस बीच मेरी जेठानी की सेहत में इतना सुधार ज़रूर आया था कि वो होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के जाने का भी पता चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में वो नहीं थी। 2 महीने बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब ब्याह कर गई थी तब मेरे अलावा कुल 3 ही लोग रहा करते थे, मयंक और मयंक के भैया भाभी। मेरी जेठानी इस घर की मालकिन थी। सब कुछ उन्हीं की देख रेख में होता था, लेकिन अब वही इतनी कमज़ोर और लाचार हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में अब काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात कर पाने की स्थिति में नहीं थी। कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो यह खबर मैंने सबसे पहले मयंक को ही दी। वो बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 8वां महीना शुरू हो गया।
इस बीच मैंने महसूस किया कि मयंक फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का ज़रूरी काम भी नहीं कर पाती और मयंक के ड्यूटी पर जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती। रात को मयंक ड्यूटी से वापस आते तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आते। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं मयंक के साथ खाना खाकर सो जाती। सुबह मैं देर से उठती, तब तक मयंक नाश्ता तैयार कर चुके होते। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी जाने के लिए निकल जाते। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी खुल गई। मयंक को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ तो वो उठे और कमरे से बाहर निकल गए। न जाने क्यों मैं भी दबे पाँव उनके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि मयंक सीधे अपनी भाभी के कमरे में गए और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं मयंक की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 20 मिनट बाद मयंक कमरे में आकर मेरे पास लेट गए। मैं मयंक की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी। वो पहले भी ऐसे करते थे। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो वो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। फिर मयंक कमरा बंद करके उनके साथ क्या करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी पूरी तरह ठीक हो गई हों और बीमार होने का नाटक कर रही हों, ताकि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक नहीं सो पाई। मुझे मयंक से फिर से नफ़रत सी होने लगी थी। मैं रोज़ देर रात तक मयंक को भाभी के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मेरे गहरी नींद में सो जाने के बाद मयंक बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरे बच्चा होने में अभी 15 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रासलीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद तो मैं हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को मयंक घर आया तो मैं हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिला कर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिला आओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं मयंक के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। मयंक जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 10 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला। मयंक को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देख मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही मयंक ने कहा, तुम अभी तक लेटी हो, उठो, थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे भी भूख लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था, मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही मयंक ने कहा, मैं कल की ऑफिस से छुट्टी ले ली है, क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? मयंक ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं।
इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद मयंक जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींदें गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उठकर मयंक ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसके जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से जासूसी कैमरा खरीद लाई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूप में ऐसी जगह फिट कर दिया जहाँ से उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह सब करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी मयंक का कॉल आया कि वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास वो सबूत होगा जिसके आधार पर मयंक और उसकी भाभी की असलियत मेरे लिए राज बनकर नहीं रह जाएगी। मयंक अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लिटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खिलानी है मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे भाभी नहीं बल्कि बीबी हो। रात को मयंक खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस आया। खाना खाने के बाद वो सो गया और मैं सुबह का इंतज़ार करती रही। मेरे गहरी नींद में होने के बाद मयंक उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। आधे घंटे के बाद पसीने में तर होकर लौटा, मेरे पास लेट गया। जब मयंक अपनी ड्यूटी पर गया तो मैंने झट से कॉल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की और मेरे होश उड़ गए। मयंक अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई हुई साफ चादर को बिछा दिया। फिर चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उन्हें साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगे। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही मयंक अपनी ड्यूटी पर निकलता, मैं अपने मोबाइल में भाभी के कमरे में छुपाई गई जासूसी कैमरे को रिकॉर्डिंग में देखने बैठ जाती और हर बार मुझे वही रूटीन नज़र आता। मयंक अपनी भाभी के कमरे में उसके साथ जो करता वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 2 दिन बाद ही मैंने एक खूबसूरत सा बेटे को जन्म दिया और कुछ दिनों में मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को मयंक और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोला, बेटी तू बहुत नादान है, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो वापस घर जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद तू भी आ जाना। मैं तुझे अब और यहाँ नहीं रहने दूँगी। जिस दिन मेरा बेटा 1 महीने का हुआ उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। भाभी की मौत से मयंक बिल्कुल टूट सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मयंक की सगी माँ की डेथ हो गई हो। कुछ समय बाद एक दिन मैंने मयंक का मूड देखकर उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा, मयंक अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों?
मयंक ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई बचपन में बहुत कुछ झेले थे। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले मेरे बड़े भैया ने भाभी से शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भाभी के माँ बाप भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी वो सब उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी और उन्होंने मेरी माँ की तरफ मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 5 साल पहले मुझे निमोनिया हो गया था और महीनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन भाभी अपने बेटे की तरह मेरे गंदे बिस्तर को साफ़ करती और कपड़ों को धोती। उनकी देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपनी भाभी को बचा सकता। इतना कहकर मयंक मेरे कंधों पर सिर रखकर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। साथ ही मयंक को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुशनसीब कि मुझे मयंक जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन लगाया और बोली, माँ मैं अब घर नहीं आऊँगी। दोस्तों, शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हमें जो भी करें सोच समझ कर करना चाहिए।